तो बेटा यहाँ पर हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा आज पढ़ने वाले हैं। लॉगरिथम में आपने अभी तक जो है बेटा बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, उन बेसिक फॉर्मूला से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस किए हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा वाला पार्ट है ना बेटा, ये कुछ बुक्स लिखती भी नहीं है इसको, है ना, लेकिन हमें यहाँ पढ़ना जरूरी है क्योंकि आईआईटी में ये अक्सर आ जाता है। इसको पढ़ने से पहले हमें दो दूसरी बातें देखनी होंगी बेटा, जैसे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और बेटा हमें दूसरा देखना होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हमें पहले ये दोनों बातें देखनी है। अच्छा, इन दोनों बातों में जो है ना बेटा, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है, ये बेटा कहीं भी आ जाता है ना, मतलब ये जो है किसी भी चैप्टर में आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है किसी स्पेशल चैप्टर से लिया गया है, ये किसी भी चैप्टर में कहीं भी यूज हो जाएगा आपके पास। तो देखिए इसमें करना क्या है। जैसे बेटा इसको, ये बेटा ऐसे दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है, और बेटा ये दिखता है इस तरह से, ऐसे वो कर्ली ब्रैकेट्स में दिखता है, ये जो है बेटा कैपिटल ब्रैकेट में दिखता है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैंने 2.2 मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है, इस पर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है वो देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास जो है कोई नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर से मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कैपिटल ब्रैकेट दिख जाए ना बेटा, तो वो कैपिटल ब्रैकेट लिखेगा, और बेटा साइड में क्वेश्चन में लिखेगा ब्रैकेट में कि दिस कैपिटल ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम समझ जाएंगे कि इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करवाया है ना। तो बेटा इसका मतलब है 2। मैंने लिखा 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा 3। मैंने लिखा बेटा -4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है बेटा -5। मैंने लिखा -4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है बेटा -5। बेटा बात ऐसी है, जिस इंटीजर पर हम वर्क कर रहे हैं, जिस इंटीजर पर हम वर्क, मतलब जिस नंबर पे हम वर्क कर रहे हैं, जिस नंबर के ऊपर से ग्रेटेस्ट इंटीजर लग रहा है, उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर देता है। जैसे 2.2 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है 2, 3.6 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है 3, -4.6 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है बेटा, जस्ट छोटा इंटीजर कहाँ आता है, नंबर लाइन पे जस्ट पहले आता है। नंबर लाइन पर -4.6 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है -5। -4.2 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है -5। तो समझ रहे हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, ये जस्ट छोटा वाला इंटीजर हमें देता है। ठीक है, देखिए जैसे बेटा मान लीजिए मैंने लिखा 5.0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, या मैंने लिखा 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बेटा खुद ही देगा। मतलब इंटीजर पर अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया है, इंटीजर पर अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसा ही आगे चला जाएगा। लेकिन अगर कोई बेटा इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर वैल्यू पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया जाए, तो जस्ट छोटा वाला इंटीजर हमें दे देगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अच्छा, अगर बेटा मैं बात करूं इसकी फ्रैक्शनल, अच्छा यहाँ पर बेटा आपको थोड़ी कई बार दिक्कत हो सकती है नेगेटिव वगैरह में, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना। -4.2 से जस्ट पहले नंबर लाइन पे कौन सा इंटीजर आता है वो सीधे दे देना। ठीक है। अच्छा, मैं अगर बात करूं बेटा इसकी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, मैं अगर बात करूं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, तो इसमें क्या करना है आप वो देखिए बेटा। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, ये फ्रैक्शन पार्ट देता है। जैसे मान लीजिए बेटा 2.2 लिखा हुआ था हमारे पास, इस 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट कौन सा है 2, और बेटा फ्रैक्शन वाला पार्ट कौन सा है 0.2। तो बेटा बस जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 2.2, मेरे पास लिखा हुआ है 2.2, इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैंने लगाया था तो बेटा क्या दिया था इसने 2। लेकिन यहीं पर अगर बेटा मैं 2.2 पर अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट लगा दूं, अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा दूं, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूं, तो इसका बेटा क्या देगा 0.2। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 3.5, इस पर अगर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा दिया तो क्या हो गया 0.5। मैंने लिखा 3.9, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया बेटा 0.9। बात समझ रहे हैं आप? मान लीजिए मैंने लिखा बेटा 5, उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कितना हो गया, 5 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कितना हो गया बेटा, इसमें कुछ फ्रैक्शन दिख ही नहीं रहा है,
5 में तो सारे का सारा इंटीजर है। फ्रैक्शन पार्ट कौन सा होता है? जो डेसिमल के बाद दिखे। तो डेसिमल के बाद इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो डेसिमल के बाद अगर इसमें कुछ नहीं दिख रहा है हमें, तो बेटा इसका इसे मैं बोल सकता हूँ ना कि 5.0 का फ्रैक्शनल पार्ट है ये, मतलब 0। इसका मतलब क्या है बेटा कि हमारे पास जो है इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ फ्रैक्शन होता ही नहीं है। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो आप शायद ये समझ गए होंगे कि जब किसी नंबर के ऊपर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग जाए तो वो क्या करता है, या जब किसी नंबर के ऊपर से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लग जाए तो वो क्या करता है। ठीक है बेटा, वो उसका फ्रैक्शन पार्ट रिटर्न करता है। ये क्या करता है बेटा? इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। इसमें एक बात पर और ध्यान दें बेटा, जैसे कई बार जैसे मान लीजिए निगेटिव में नंबर दिया होता है ना, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए कोई जैसे यहाँ नेगेटिव में नंबर दिया बेटा -4.2, -4.2 अगर इसने लिखा तो उससे जस्ट पहले इंटीजर क्या आता है? -5। इधर यहाँ तो हम समझ गए इंटीजर के केस में, लेकिन फ्रैक्शन के पार्ट में आप बेटा ध्यान दें यहाँ पे कि -3.3 जैसे यहाँ फ्रैक्शन लिखा है ना, तो बेटा इसमें क्या होगा? आपको फीलिंग ये वाली आ रही होगी कि -0.3 आना चाहिए फ्रैक्शन में, है ना बेटा? आपको यही फीलिंग आ रही होगी। लेकिन ध्यान रखें कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 या 0 पॉइंट समथिंग ही दिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बेटा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। 0 हो सकती है, कभी भी 1 नहीं हो सकती। कोई दिक्कत है इसमें? तो फ्रैक्शनल पार्ट में कभी नेगेटिव दिख जाए, अगर नेगेटिव नंबर हो तो आपको फीलिंग आएगी कि नेगेटिव है फ्रैक्शनल पार्ट। आप उस केस में क्या करेंगे? आप बेटा 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया ये? 0.7। तो मतलब ये कि नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट जब नेगेटिव आ रहा हो तो आप क्या करें? उसमें 1 ऐड करके दें। ठीक है बेटा? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बेटा माइनस का 5.7, तो आपको फीलिंग आ रही है कि माइनस का 0.7 आना चाहिए था। सही है बेटा? इसमें मैं 1 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत है इसमें? तो समझ रहे हैं बेटा? बस इन सब का ये ध्यान रखें बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सीधे इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाए तो सीधे वही बाहर आ जाता है। बिना इंटीजर वाले नंबर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाए तो बेटा उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर वो वापस कर देता है। और आगे देखिए बेटा, यहां पर अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करूं, ये फ्रैक्शन वाला हिस्सा देता है, तो बेटा फ्रैक्शन वाला हिस्सा कौन सा होता है? जो 0 पॉइंट समथिंग के बाद में होता है, तो बेटा 0 पॉइंट समथिंग में 2.2 में 0.2, 3.5 में 0.5, 3.9 में 0.9, 5 में बेटा 5 को 5.0 समझ लेंगे तो डेसिमल के बाद 0 आ रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट इसका 0 है। और देखिए, लेकिन बेटा नेगेटिव में थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, इसमें स्टार मार्क करके तब इनको लिखना, ताकि फ्यूचर में रिवीजन के टाइम पर इन पर आप ध्यान दे सकें। नेगेटिव का जब फ्रैक्शन पार्ट हो आपको फील होगा कि -0.3 आना चाहिए था, लेकिन बेटा नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता कोई भी फ्रैक्शन, इसलिए उसमें 1 ऐड करके ही आगे को वैल्यू देना फ्रैक्शन की, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच ही चलती है, कभी उसके बाहर नहीं जा सकती। कोई दिक्कत है बेटा? इन दोनों को नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है? उसके बाद हम चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटल सफिक्स। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालना है किसी भी नंबर का, और फ्रैक्शन पार्ट कैसे निकालना है किसी भी नंबर का। ठीक है बेटा? कीजिए, लिखिए। आगे देखें बेटा, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूं।
अब हम लोग जो है बेटा आगे चलते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा वाले हिस्से पे चलते हैं। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा की बेटा बात करूं तो ध्यान रखिएगा, जो काम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर रहा था, जो काम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर रहा था, वही काम कैरेक्टरिस्टिक का होता है। और जो काम बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कर रहा था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कर रहा था, वही काम मैंटिसा का होता है। ये बात समझ रहे हैं आप कि जो काम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है वही कैरेक्टरिस्टिक, जो काम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का है वही मैंटिसा। बस डिफरेंस इतना है बेटा, डिफरेंस इतना है कि लॉग के केस में, ध्यान रखें मैं फिर से बोल रहा हूं, लॉगरिथम के केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और लॉगरिथम के ही केस में, लॉग के ही केस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को आप मैंटिसा कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? एक काम करते हैं बेटा, है ना, हम लोग जो है और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कोई लॉग है, मान लीजिए कोई लॉग है, मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है बेटा लॉग बेस 10 और कुछ लिख दिया x वगैरह, उसमें कोई वैल्यू लिख दी, और इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूं तो वही इसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। मेरा मतलब ये है, जैसे मान लीजिए इसको आप लैंग्वेज में कैसे लिख सकते थे बेटा, मैंने अगर बोला कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए if base of logarithm is b, आप बात को समझ रहे हैं। अगर मुझसे बोला गया कि कैरेक्टरिस्टिक बताइए ए का, अगर लॉग का बेस b है तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, a पर लॉग लगाइए और उसका बेस कितना दिया हुआ है b, तो इसका बस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दीजिए इस पर सिर्फ आप बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दीजिए। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि लॉग के केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप लगा देंगे तो वही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। और भैया अगर मैं बात करूं मैंटिसा की तो सेम, बिल्कुल सेम। मैंटिसा क्या होता है, मैं बोलूं कि मैंटिसा ऑफ ए if base of logarithm is b, तो क्या हो गया भैया, ये बस फ्रैक्शन पार्ट लगा देना बेटा इस लॉग पे। तो भैया लॉग के ऊपर फ्रैक्शन पार्ट लग जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैंटिसा कहते हैं। लॉग के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे व्हाट्सएप पे तुरंत कांटेक्ट करके पूछ लेना बेटा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। और बुक्स में मिलेगा भी नहीं ज़्यादा, 2-4 बुक ही इसको लिखती हैं, ठीक है। अच्छा एक बात मैं बेटा और बोलना चाहूंगा, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, आप समझ गए कि लॉगरिथम के ऊपर अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, अगर मैं लॉग के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो मैंटिसा है, ठीक है। कुछ और बातें थोड़ा जानिए, जैसे बेटा मान लीजिए कि अगर मेरे पास लिखे, अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू दिया हुआ हो मान लो 5, तो बेटा इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां चलेगी, 5 से 6 तक। इनका ध्यान रखें, मतलब एक ज्यादा तक चलता है। 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 5 है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो अंदर में लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो अंदर में लिखा हुआ है बेटा, वो कहां से कहां होता है बेटा हमारे पास, वो एक उसी नंबर से स्टार्ट होकर नेक्स्ट नंबर तक जाता है। मैं ये बोलना चाहूंगा बेटा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मान लीजिए कोई इंटीजर i है, तो भैया ये कोई भी एक इंटीजर है बेटा, ठीक है, ये कोई भी एक इंटीजर है। अगर ऐसा कुछ है तो बेटा इस अंदर वाले की वैल्यू इस यहां से i से i+1 तक जाती है। ध्यान रखें बेटा कि भैया ये i+1 मतलब जिस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जिस इंटीजर के इक्वल दी हुई है तो उससे शुरू होकर उसके एक आगे तक जा सकती है अंदर वाले की वैल्यू।
क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं बेटा कि अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूं तो भी 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आएगा। अगर मैं 5 से थोड़ा बढ़ा दूंगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 तो बेटा उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 5 ही आएगा। इसका मतलब 5 से 6 तक के बीच की मैं कोई भी यहाँ वैल्यू रखूंगा तो बेटा क्या आएगा, वैल्यू उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही आएगा। तो समझ के मैंने क्यों लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो भी दी हुई हो, अंदर वाले की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, वहां से एक नेक्स्ट वाले इंटीजर तक हो जाती है। ध्यान रखें इसके साथ इक्वालिटी होल्ड करेगी, इसके साथ नहीं, इसके साथ, क्योंकि 6 के इक्वल नहीं हो सकता x, क्योंकि x की वैल्यू अगर 6 के इक्वल हमने रख दी तो 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बेटा 6 हो जाएगा, 5 नहीं बचेगा, 5 नहीं बचेगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है बेटा, हम लोग आगे चल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बेटा, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर वैल्यू दी हो तो क्या करें, वहां अंदर वाले की वैल्यू वहां से स्टार्ट करके नेक्स्ट वाले इंटीजर तक आप जा सकते हैं। ठीक है भैया, तो लॉग पे फ्रैक्शन लगे तो वही मैंटिसा है, लॉग पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगे तो वही कैरेक्टरिस्टिक है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है बेटा। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ी सी कुछ और भी बातें बताने वाला हूँ, हम क्वेश्चंस पे बेटा मेनली तभी पहुंच पाएंगे। अभी तक तुमने कुछ ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो लॉग पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने देखा है किसे कहते हैं, मैं बस फ्रैक्शन लगा दिया लॉग पे तो फ्रैक्शन भी मैंने समझा दिया। छोटी सी बात और पढ़िए, फिर हम उन पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, काफी अच्छे क्वेश्चंस इन पर जो है बनेंगे, नोट कीजिए आप साथ के साथ में। देखिए बेटा, अब हमारे पास जो है एक लॉगरिथम की इनइक्वालिटी समझिए। आपने इनइक्वालिटी पढ़ी थी, अगर आपने इनइक्वालिटी पढ़ी थी तो ये बस लॉगरिथम की इनइक्वालिटी और कुछ भी नहीं है। ध्यान रखें, आपको ये बात पता है बेटा कि अगर हमारे पास log AB इक्वल टू c लिखा हुआ है तो log उधर चला जाता है ना बेटा, और कैसे जाता है log उधर, a की पावर c हो जाता है। ये आप जानते हैं कि इधर से log उधर जाकर एक्सपोनेंट बना देता है, इधर का log उधर जाकर के बेटा क्या कर देता है, एक्सपोनेंट बना देता है। कोई दिक्कत है इसमें? आगे देखिए, अगर बेटा हमारे पास, जैसे आप ये भी जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हो, मान लीजिए दोनों तरफ अगर log लगा हो तो आप जानते हैं कि ऐसे log से log कट जाता है अगर बेस सेम हो। ठीक है, तो log बेटा उधर भी चला जाता है और log कट भी जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अब देखते हैं और आगे, तो log चाहे उधर भेजो तो भी खत्म हो जाता है, log दोनों तरफ को log से log कट के भी खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पर बेटा अगर इनइक्वालिटी का केस हो, इक्वल साइन की बजाय लेस देन या ग्रेटर देन लगा हो, तब क्या करना है आप वो देखिए बेटा। ठीक है, तो भैया ध्यान दें इस बात पे। जैसे मान लीजिए log a b log a c, मान लीजिए ऐसे लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू हो। बस मैं तो ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर यहां इनइक्वालिटी हो तो log से log तो कटेगा, अगर दोनों तरफ बेस सेम हो तो, दोनों तरफ बेस सेम हो, और बेटा log के इनटू में कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है ना। लेकिन इसका रूल है, इनइक्वालिटी अगर बीच में हो तो log से log कटेगा। और भी बातें हैं बेटा, अगर जैसे log AB इक्वल अगर लेस देन c हो तो log जैसे उधर वहां जाता था log उधर चला जाता था, log उधर जाएगा, b a की पावर उधर जाके log क्या बना देगा, a की पावर c बनाएगा। लेकिन क्या होगा बेटा, अगर हमारे पास log का बेस 1 से बड़ा है, अगर हमारे पास log का बेस 1 से बड़ा है तो बेटा सीधे log को काटो और इनइक्वालिटी जैसी लिखी हुई थी वैसी ही लिखी रहने दो। मान लीजिए इधर भी log है उधर भी log है, सेम बेस वाला, आप सीधे ऐसे log से log कट कर दें, और जो यहाँ लेस देन था तो लेस देन रहने दें, ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन रहने दें। ठीक है बेटा, मतलब log से log डायरेक्टली कट के खत्म। अगर बेस 1 से log का बेस 1 से बड़ा है तो, लेकिन अगर log का बेस
अगर log का बेस 1 से छोटा है, बेटा ऑफ कोर्स 0 से तो बड़ा ही रहेगा, और अगर आपके पास लिख दे कि log AB लेस देन log AC, तो भैया log से log तो काटना, लेकिन इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देना, इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देना। ठीक है भैया, तो ध्यान रखें बेटा इस बात का कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास दोनों तरफ log लगा हुआ है, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ log है, log के इनटू में कुछ भी नहीं है, सब कुछ log के अंदर, इधर भी एक log उधर भी एक log, इनइक्वालिटी के सबके इधर भी एक log उधर भी एक log, तो log से log कटेगा, log से log कटेगा अगर बेस सेम होगा तो। चाहिए इक्वालिटी में भी तभी करता था, बेस सेम बनाने की कोशिश करने, बेटा मैंने पहले से ही बोला इस चैप्टर में, मैं पहले से ही बोला था कि जितने भी लोग हो पूरे क्वेश्चन में कोशिश करें कि सबका बेस इक्वल हो जाए, कोशिश करें कि सबका बेस इक्वल हो जाए। तो यहाँ भी जैसे इधर भी लोग है उधर भी लोग है, दोनों तरफ बेस इक्वल बनाएंगे, बेस इक्वल होने के बाद log से log कट जाएगा, लेकिन बेटा अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी जो थी वही रह जाएगी, लेस देन था तो लेस देन रह जाएगा, ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन रह जाएगा। लेकिन अगर log का बेस 1 से छोटा हुआ तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस देन था तो ग्रेटर देन कर देना, ग्रेटर देन था तो लेस देन कर देना, उल्टा कर देना। सही है बेटा, ऐसे ही जैसे log से log कटने का रूल है, ऐसे ही log को उधर भेजने का भी रूल है, क्योंकि दोनों में तो एक ही काम हो रहा है ना बेटा, दोनों में क्या काम हो रहा है, log खत्म हो रहा है, log से log कट के खत्म हो या फिर log को उधर भेज के खत्म करना हो। ध्यान रखना, log को से log काट के खत्म करना हो या log से log को उधर भेज के खत्म करना हो, दोनों के लिए सेम रूल है। क्या रूल है भैया कि अगर बेस 1 से बड़ा हुआ, अगर बेस 1 से बड़ा हुआ तो बेटा सीधे सीधे log को उधर भेजना जैसे आप भेजते थे। लेकिन अगर बेटा हमारे पास बेस 1 से छोटा हुआ, अगर हमारे पास बेटा बेस 1 से छोटा हुआ और लिखा हुआ मिल जाए, एक तरफ log मिल जाए भैया और दूसरी तरफ जो है कोई नंबर, तो log उधर जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी बेटा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी भैया। तो शायद आप समझ रहे होंगे कि जैसे हम इक्वालिटी में, जैसे हम किसी इक्वेशन में log इक्वल टू समथिंग तो log को उधर भेज देते थे, log इक्वल टू log है, log से log काट देते थे, वो काम होगा, अभी भी होगा इनइक्वालिटी के केस में भी। अगर यहाँ इनइक्वालिटी लिखी हुई आ गई तो लेस देन या ग्रेटर देन आ गया तो, लेकिन क्या करना है, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो कोई चेंज नहीं, वैसे ही log से log काट दो, log को उधर भेज दो। लेकिन अगर बेटा हमारे पास बेस 1 से छोटा हो गया तो हमें क्या करना होगा, बेस अगर 1 से छोटा हो गया तो हमें क्या करना होगा, हमें बेटा इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा, बेस 1 से छोटा है तो log से log कटते हुए भी, log को उधर भेजते हुए भी, सभी में यही रूल लगता है, बेस 1 से छोटा तो रिवर्स करो, बेस 1 से बड़ा तो भैया वैसे ही रहने दो। कोई दिक्कत है इसमें? आगे चले, इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। मैं इसके बारे में एक बात और बोलना चाहूंगा बेटा, एक बात और सुनिए, जैसे मैंने log को खत्म किया, चाहे काट के क्या उधर भेज किया, तो जैसे दोनों साइड से log को खत्म करते हुए ये रूल है कि बेस 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी वैसी रहेगी, बेस 1 से छोटा हो तो इनइक्वालिटी वैसी रहेगी। log जैसे log खत्म करते हुए ये रूल है, वैसे ही log लगाते हुए भी यही रूल है। देखिए यहां लिखता हूं, अगर लिखा हुआ है बेटा मेरे पास, अगर बेस 1 से बड़ा है, और दूसरी बात मेरे पास लिखा है इफ b इक्वल टू c देन, या ग्रेटर देन लगा दो, इफ b ग्रेटर देन c देन log b log c, मतलब अगर b ग्रेटर देन c लिखा हुआ है तो हम दोनों तरफ इनइक्वालिटी के दोनों साइड में log लगा सकते हैं, जैसे यहाँ दोनों तरफ log काट सकते थे वैसे दोनों तरफ log लगा सकते हैं। बेस 1 से बड़ा होना चाहिए, कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ भी ग्रेटर देन था, यहाँ भी ग्रेटर देन है, यहाँ भी ग्रेटर देन था, वहां भी ग्रेटर देन है, तो log चाहे काटो दोनों साइड से, चाहे दोनों साइड में log लगाओ इनइक्वालिटी के, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल वही है, बेस 1 से बड़ा तो इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगी। और अगर बेस 1 से छोटा हुआ, जैसे मान लीजिए अगर बेस 1 से छोटा है और अगर मेरे पास लिखा हुआ है b ग्रेटर देन c, मैंने log लगा दिया भैया दोनों साइड में, मैंने log लगा दिया दोनों साइड में, तो भैया इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अगर b ग्रेटर देन c था तो अब लेस देन आएगा, तो भैया log लगते हुए भी वही रूल है, log कटते हुए भी वही रूल है, log खत्म होते हुए भी वही रूल है, और log लगाते हुए भी वही रूल है, दोनों साइड में बस बेस सेम होना चाहिए log का, ठीक है। बेस 1 से बड़ा तो इनइक्वालिटी को वैसे ही रहने दें, और अगर बेस 1 से छोटा तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करके यूज करें, log काटने के बाद भी और लगाने के बाद भी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं।
नोट कर लिया बेटा? क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चंस देखते हैं इस पर, है ना बेटा? एक क्वेश्चन नोट करते हैं बेटा। फाइंड नंबर ऑफ positive integers find number of positive integers which have the characteristic two if base of logarithm is 7, if base of logarithm is 7। इसको देखते हैं बेटा। बेटा एक बात बताइए, इसने बोला कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पता कीजिए जिनका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, जिनका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, और जबकि कैरेक्टरिस्टिक लेते हुए बेस ऑफ लोगरिथम क्या लगाया गया है बेटा? 7 लगाया गया है। बेस ऑफ लोगरिथम क्या लगाया गया भैया? 7 लगाया गया है। देखिए बेटा, मैंने मान लिया लेट दैट इंटीजर इज n। ठीक है बेटा, मैंने मान लिया कि जो पॉजिटिव इंटीजर बोला था बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है मतलब नेचुरल नंबर ही मान लीजिए। तो मैंने मान लिया कि जिस इंटीजर की ये काउंटिंग करते हैं, क्या कंडीशन है बेटा? इसने बोला कि n इस तरह से है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n कितने होंगे? जिनका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, अगर लोगरिथम का बेस 7 लगा दिया जाए। मतलब ये कि n पर अगर मैं log विद बेस 7 लगा दूं, अगर मैं n पर log बेस 7 के साथ में लगा दूं, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, एक बात बताना, मैंने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्या बोला था आप लोगों को? कैरेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें कितना बोला हुआ है बेटा? 2 बोला हुआ है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बोला हुआ है, क्योंकि बेटा इसने बोला था कि n ऐसे इंटीजर्स हैं, n ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिन पर अगर बेस 7 के साथ में log लगाया जाए तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है। और मैंने बोला था कि log के केस में कैरेक्टरिस्टिक ही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो मतलब n ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है। और बेटा इसने बोला कि n कितने वैल्यूज ले सकता है, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं ऐसे। बेटा एक बात बताइए मुझे, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 है, तो भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो अंदर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कहां से कहां होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो अंदर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कहां से कहां होगी? 2 से 3। 2 के साथ में इक्वलिटी लगेगी, 3 के साथ में इक्वलिटी नहीं लगेगी। ये मैंने बता रखा है आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो भी हो उसके अंदर वाले की वैल्यू वहां से नेक्स्ट इंटीजर तक हो जाती है। इधर इक्वलिटी नहीं लगती, इधर इक्वलिटी लगती है। 3 को इंक्लूड नहीं किया है हमने वैल्यूज में, जबकि 2 को इंक्लूड किया है। ठीक है बेटा, और आगे देखिए बेटा, मुझे तो n की वैल्यू चाहिए ना बेटा। log को दूसरी तरफ भेज देते हैं ना इक्वलिटी में ऐसे, तो इधर भी भेजेंगे और इधर भी भेज सकते हैं, इधर भी भेज सकते हैं। जब मैंने इधर भेजा तो बेटा log इधर जाके क्या बनाया? एक्सपोनेंट। बेस बेटा 1 से बड़ा है तो बेटा जैसे ही इनइक्वालिटी ऊपर थी वैसे नीचे चले जाएगी। ठीक है, रिवर्स नहीं होगी। सिर्फ जब log को मैंने उधर भेजा तो
कितना हो गया बेटा 7 की पावर 3, 7 स्क्वायर बोले तो 49 और बेटा 7 क्यूब बोले तो 343, ऐसे ही कोई दिक्कत है, देख लेना बेटा 7 क्यूब शायद यही होता है ना। तो बेटा n की वैल्यू कहां से कहां हो गई, n की वैल्यू कहां से कहां हो गई 49 से 343, n की वैल्यू कहां से कहां हो गई 49 से 343। तो बेटा इसने तो n की वैल्यू यहां से यहां चलेगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक को 2 बनाने के लिए n की वैल्यू 49 से 343 चलेगी। इसने क्या बोला था बेटा, इसने बोला था कि ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, एंड कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज हैं इनकी, देखो बेटा इनमें से कितने इंटीजर वैल्यूज हैं वो काउंट करके उसको दे दो। तो नंबर ऑफ सच इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, नंबर ऑफ सच इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इक्वल टू, बेटा यहां से यहां कितने इंटीजर्स हैं काउंट कर लीजिए बेटा, 49 से 343 तक, 343 को नहीं लेना है तो कितने इंटीजर हो गए बेटा, और इसको मैं सबट्रैक्ट करके देखता हूं ना, 46 ये हो गया 294 ये हो गया, तो मतलब 294 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर बेस 7 के साथ 2 होगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ गया, नोट कीजिए। इसको हटा दूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नोट करते जाइएगा बेटा साथ के साथ। फाइंड number of positive integers, find number of positive integers which have characteristic three if base of logarithm is 5, if base of logarithm is 5, मतलब मुझसे बोला है कि कितने पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे होंगे, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा, जिनका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा अगर बेस लोगरिथम का 5 हो। तो बेटा फिर से हम लोग वही करें, मैंने मान लिया कि जिस पॉजिटिव इंटीजर की ये वैल्यूज मान रहा है वो n है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भैया n कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिस पर अगर मैं बेस 5 के साथ लॉग लगाऊं, अगर मैं बेस 5 के साथ लॉग लगाऊं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक, बेटा लॉग के केस में कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इस लॉग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, मतलब इस लॉग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना भैया 3 है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके आगे चलिए। तो भैया इसमें जो है ना, जैसे तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 है तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाले की वैल्यू बेटा कहां से कहां जाएगी, ये हो जाएगी 3 से 4, 3 से 4, इधर इक्वालिटी लगेगी इधर नहीं, आपको पता है बड़े वाले की तरफ, बड़े वाला जो 3 से 4 है, 4 में इक्वालिटी नहीं लगती, इक्वालिटी नहीं लगती, ठीक है, इक्वल साइन से यहाँ लगता है। बेटा लॉग को इधर भी भेजो इधर भी भेजो, तो बेटा इधर आएगा तो 5
एक्सपोनेंट बना देता है ना बेटा, लोग दूसरी तरफ जाके इधर आएगा तो 5 की पावर 4। ध्यान रखना बेटा कि बेस जो है लॉग का, जब मैं लॉग उधर भेज के खत्म कर रहा हूँ तो बेटा लॉग का बेस जो है 1 से बड़ा है, इसलिए इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा और देखिए तो बेटा 5 क्यूब बोले तो 125 और बेटा 5 की पावर 4 बोले तो 625, मतलब n की वैल्यूज 125 से 624 तक चलेंगी, 624 से जस्ट पहले तक है ना, बेटा रेशनल लगा हुआ है, तक चलेंगी, जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 हो, मतलब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 3 हो। तो बेटा इसने बोला था कि कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो बेटा n की रेंज में नंबर ऑफ इंटीजर्स काउंट करके उसको दे दो, तो नंबर ऑफ सच इंटीजर्स, नंबर ऑफ सच इंटीजर्स इक्वल टू 625 माइनस 125, तो कितना हो गया बेटा ये 500, आंसर इज 500। लिख लीजिए, नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको बेटा मैं हटा रहा हूं, है ना, तो आप समझ गए होंगे कि आप इसको कैरेक्टरिस्टिक दे देगा और बोलेगा कि बेटा ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो आप आराम से बता सकते हैं कहां से कहां के इंटीजर इस बात को सेटिस्फाई करेंगे। अब हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ दूसरे तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे मान लीजिए कोई बेटा बहुत बड़ा नंबर हो और आपसे बोला जाएगा कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे, इसमें कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी लार्ज नंबर n। तो बेटा आप ये सोचेंगे मैं काउंट करके बता दूंगा, कोई मत करना, मैं कुछ ऐसा नंबर देने वाला हूं, जैसे मैंने बोला 6 की पावर 100, मैं बोलूंगा इसमें कितने डिजिट्स होंगे, तो समझ रहे हैं बेटा क्या है, कैसे क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे को काउंट करवाएगा, वो जो है कोई भी उल्टा सीधा नंबर लिखेगा, है ना बेटा, उसको आप सीधे सीधे काउंट नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला से ही जा पाओगे, ठीक है। तो जब भी कभी बेटा आपके पास आ जाए नंबर ऑफ डिजिट्स, जैसे मान लीजिए यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी लार्ज नंबर है, तो बेटा नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होती है वो सुन लीजिए। पहले आप लॉग का बेस 10 लगाएंगे, पहले आप लॉग का बेस 10 लगाएंगे इस पर, उसके बाद आप इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे और बेटा बस +1 कर देंगे। आप समझ रहे हैं बात को, क्या करना है, पहले आप लॉग का बेस 10 लगाएंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक लेना। आप मान सकते हैं कि जो ये नंबर दिया है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स मांगा है इसने, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स मांगा है इसने, तो उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दें बेस 10 के साथ में, चूंकि बेटा डेसिमल या आगे जाके पढ़ेंगे जब आप अगर मान लीजिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच वगैरह लेंगे किसी एनआईटी में या आईआईटीज में, तो वहां जाकर आप पढ़ेंगे कि डेसिमल जो है वो बेस 10 वाला हमारा जो है वो नंबर्स होते हैं, मतलब डेसिमल जो हमारा सिस्टम है, नंबर सिस्टम है डेसिमल वाला, उसको हम बेस 10 वाला सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इतना ध्यान रखें बेटा कि जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट मांगे गए हैं उस पर लॉग लगाएं बेस 10 के साथ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखें +1 कर दें, ये जो वैल्यू देगा वही इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स के इक्वल होगा। इस फॉर्मूला को आप नोट करें। एक और फॉर्मूला है बेटा, जैसे मान लीजिए बहुत छोटा नंबर दे दे, बहुत छोटा नंबर दे दे, मुझसे बोले कि बेटा डेसिमल पॉइंट के बाद जैसे मान लीजिए बेटा 1.000539 ऐसे लिखा हुआ है, मुझसे बोला जाए कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं लगातार, डेसिमल ये बाद ये वाले काउंट नहीं करते बेटा, ये वाले डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद, बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट, बिफोर एनी सिग्निफिकेंट मतलब 5 से पहले, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है ना बेटा, उससे पहले ये कितने जीरो आ रहे हैं, मतलब डेसिमल के जस्ट बाद कितने जीरो आ रहे हैं, वो कैसे काउंट करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी स्मॉल नंबर है, मान लीजिए उसका नाम भी मैंने n रख दिया, मैंने बोला कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट आपको बतानी है,
तो ये कैसे होगा बेटा, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे उसका वैल्यू, और बेटा +1 लगा देंगे उसमें। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर वैल्यू ना नेगेटिव आती है। यहाँ वैल्यू जब लेंगे ना आप इसकी, नंबर ऑफ डिजिट का जब फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, बहुत छोटा नंबर जब दिया होगा डेसिमल के बाद, जब वो क्या पूछेगा, नंबर ऑफ, अच्छा ये नंबर ऑफ डिजिट लिख दिया क्या मैंने, नहीं बेटा ये ऐसा नहीं, नंबर ऑफ डिजिट नहीं, मैं नंबर ऑफ जीरो की बात कर रहा था यहाँ पे। ये नंबर ऑफ सिफर बोलो या नंबर ऑफ जीरो बोलो बेटा, ये की बात होती है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो बोलो या नंबर ऑफ सिफर बोलो, नंबर ऑफ सिफर, फिर से लिख रहा हूँ बेटा मैं इस चीज को, नंबर ऑफ सिफर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट जैसे यहाँ लगा हुआ है इसके बाद में है ना, एंड बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट, मतलब जब 5 है पहले सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इससे पहले या सीधे बोलना चाहिए कि बेटा क्या होना चाहिए, डेसिमल के जस्ट बाद कितने जीरो है वो काउंट करवा रहा है, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ सिफर बोलो या जीरो बोलो एक ही बात है, नंबर ऑफ सिफर आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट इन एनी स्मॉल नंबर, इन एनी स्मॉल नंबर इक्वल टू, बेटा यही फॉर्मूला काम करेगा, बिल्कुल यही फॉर्मूला, जो ऊपर फॉर्मूला था वही नीचे काम करेगा। लेकिन यहाँ पे बेटा होता क्या है ना, हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, नेगेटिव में आ जाएगी। तो बस ऊपर से क्या करना, मॉडुलस लगा देना, मोड लगा के तब आंसर दे देना, मोड लगा करके तब आंसर दे देना, बस इतना करना है आपको। आप एक काम कर लीजिए बेटा, आप जो पहले दोनों फॉर्मूला को लिख लीजिए, फिर मैं अपने क्वेश्चन लिखवाता हूँ, ठीक है, नोट कीजिए। लिख लिया बेटा, अगर ये लिख लिया हो तो आगे चले, क्वेश्चन देखते हैं इस पर, है ना, क्वेश्चन कैसे रहेगा। जैसे बेटा मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, मुझसे बोला गया फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2.5 की पावर 200, 2.5 की पावर 200। तो अगर बेटा मुझसे बोला गया है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आप बताइए, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आप बताइए, तो देखते हैं क्या करना है बेटा। मैंने तो आपको पता है बहुत बड़ा नंबर है, 2.5 की पावर 200, पावर इतनी ज़्यादा है कि स्क्वायर क्यूब पावर 4, 200 पावर, तो बेटा बहुत लार्ज नंबर बन चुका होगा। अगर इसमें मुझसे नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करवाई है तो मैं क्या करूँगा, देखिए बेटा मैं इसमें लॉग लगाऊंगा, मैं इसमें लॉग लगाऊंगा बेटा ऊपर से। मेरा तो एक ही फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, मैं पहले लॉग लगाऊंगा इससे बेस 10 वाला, ठीक है भैया, मैं इस नंबर पे बेस 10 वाला लॉग लगाऊंगा, फिर ऊपर से ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा और +1 कर दूंगा, और +1 कर दूंगा। तो बेटा इसकी वैल्यू निकाल के देखिए लॉग की, बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अंदर बेटा पावर तो प्रोडक्ट में आ जाती है। मैं अगर इसकी बात करूं इसकी, तो ये कितना दिख रहा है बेटा, लॉग बेस 10 2.5, बेटा लॉग 2.5 को हम जानते नहीं है, मैंने शुरुआत में बोली थी लॉग के कि हम किस किस को जानेंगे, लॉग बेस 10 के साथ में log 2, log 3, log 7, बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखते हैं क्या यूज हो रहा है, यहाँ मुझे दिख रहा है तो log उसमें 2 वगैरह में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ बेटा, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 2.5 को, सॉरी 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 5/2, ठीक है। या 10 में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 10/4,
10/4, क्योंकि log 5 को भी मैं जानता नहीं हूँ ना बेटा, 10/4 लिख लिया मैंने। और देखिए क्या होने वाला है, 200 तो बेटा ऐसे ही रहेगा इनटू में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, log बेस 10 माइनस log बेस 10 4, ये ग्रेटर इंटीजर ऊपर से लगा हुआ बेटा, कोई दिक्कत है इसमें बेटा? ये 10 मैंने इसलिए बना लिया था क्योंकि बेस और आर्गुमेंट इक्वल हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है ना, तो इसकी वैल्यू हो गई बेटा 1 माइनस log 4 को मैं लिख सकता हूँ बेटा, ये इसे ना मैं पहले तो ऐसे लिख लिया बेटा 2 का स्क्वायर 4 को बेटा मैंने लिख लिया 2 का स्क्वायर, 2 बेटा प्रोडक्ट में आ जाएगा क्योंकि आर्गुमेंट की पावर प्रोडक्ट में आ जाती है, 1 माइनस 2 log ऐसा कुछ बेटा। log 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.3010। इसको बेटा प्रोडक्ट कीजिए जब 2 को इंटू कर रहे हैं आप तो 0.6020 बेटा, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ रहा है, ये आ रहा है बेटा हमारे पास 0 8 9 और ये कितना होगा बेटा 3, ऐसे आ रहा है। या कोई दिक्कत है? और देखिए बेटा, जब इसको आप इस 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा पता है बेटा, ये 79 पॉइंट समथिंग आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, मैं 79 के बाद का लिख नहीं रहा हूँ तो पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और बेटा 79 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 79, जस्ट छोटा वाला इंटीजर, तो वैल्यू कितनी होगी 80 बेटा। हम क्या निकाल रहे थे, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी बेटा, 80 होंगी, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 80। तो शायद आप समझ रहे होंगे बेटा क्या करना है नंबर ऑफ डिजिट्स के केस में, कोई दिक्कत है इसमें? नंबर ऑफ डिजिट्स आप पता कर लेंगे, और बेटा मैं आगे चलूँ, इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। तो समझ गए, जब नंबर ऑफ डिजिट मांगे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, नंबर ऑफ सीफर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन देखें, मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ सीफर, बेटा सीफर बोलो या जीरो बोलो एक ही बात है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ सीफर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट before any significant digit start in 0.35 की पावर 12। ऐसे बेटा मैं कोई भी उल्टा सीधा नंबर लिख दिया, 0.35 की पावर 12। तो देखते हैं बेटा कि ये कैसे करना है। एक बात बताइए, इसमें मुझे क्या बताना है बेटा, नंबर ऑफ सीफर। बेटा मैंने तो कोई नंबर में नंबर ऑफ सीफर मांगे या फिर बेटा वो नंबर ऑफ डिजिट मांगे, मैंने सेम फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है बेटा। तो उसी पे चलते हैं हम लोग। नंबर ऑफ सीफर या जीरो इक्वल टू, इसका बेटा आप लॉग का बेस 10 लगाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे और प्लस 1 करेंगे, ठीक है। और मैंने एक बात और बोली थी भैया कि अगर कभी नेगेटिव में आ जाए ना ये नंबर ऑफ डिजिट या फिर नंबर ऑफ जीरो, तो ऊपर से मॉडुलस लगा देना, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती ना बेटा काउंटिंग। नंबर ऑफ ऐसे थोड़ी होगा, आपसे बोला जाए नंबर ऑफ जीरो कितने, आप बोलोगे -5 है साहब, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, नेगेटिव नहीं हो सकती ना बेटा कभी काउंटिंग। तो कभी भी अगर नंबर ऑफ जीरो या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स नेगेटिव आ जाए तो ऊपर से आप मोड लगा देना,
ठीक है बेटा। अच्छा तो मैं मॉडुलस बाद में लगा दूंगा, पहले वैल्यू निकाल, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ऊपर मॉडुलस आ गया, आंसर दे दूंगा बेटा। और देखिए इसमें क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं एक काम करते हैं ना, 12 तो बेटा प्रोडक्ट में आ जाएगा। आप ये 35 को किसकी टर्म में लिखना चाहिए, आप किस किस को जानते हैं इसमें से? आप बेटा 7 जानते हैं, log 7 जानते हैं, आप log 2 जानते हैं, आप log 3 जानते हैं, और यहाँ बेस 10 है तो आप बेस 10 भी चला लेंगे। तो मुझे 0.35 को किस में कन्वर्ट करना चाहिए बेटा? 2, 3, 7 या फिर 10 में। चलो कोशिश करते हैं। मैं इसे बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू क्या है 0.35 ना, तो 0.05 ऐसा कुछ, ठीक है। और देखिए बेटा 12 इंटू लॉग बेस 10, 7 इंटू 0.05 को की कोशिश कीजिए कुछ। मैं 0.05 को बेटा क्या लिख सकता हूँ, कुछ लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको 5 अपॉन 100, सही है। अगर मैं 2 का और मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं तो कितना हो सकता है? 10 अपॉन 200, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ पता है इसको, 1 अपॉन 200, 1 अपॉन 200। मैंने जबरदस्ती, क्योंकि मुझे 7, 2, 3 और 10 इसके अलावा कुछ नहीं आता, चूंकि बेस 10 है तो बेस 10 में मैं log 10 1 हो जाएगा, log 2 जानता हूँ, log 3 जानता हूँ और log 7 जानता हूँ, इसलिए मैंने किसी भी तरह से 5 में भी कोशिश नहीं की। 5 को भी मैंने क्या सोचा कि 2 वगैरह में कन्वर्ट कर दूँ, तो बेटा ऐसा लिखा 1/20 होता है 0.05, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे आप। अब देखिए बेटा फॉर्मूला हमारा किस तरह काम करेगा, 12 इंटू बेटा log 7 माइनस बेटा इंटू में होते हैं तो प्लस में आता है log m इंटू log n, m फिर से बोल रहा हूँ log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, जबकि log m अपॉन n हो, नीचे में n हो तो बेटा क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो log 7 माइनस log 2 माइनस log 10 ऐसे कुछ हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, नीचे वाले माइनस में आ जाता है, 2 और 10 नीचे थे बेटा तो माइनस में आ गए उनका वाला। अब वैल्यू देखिए बेटा इसकी वैल्यू बेटा मैंने लिखा थी log 7 की 0 पॉइंट कितनी थी बेटा 8451, ठीक है बेटा। और देखिए माइनस log 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3010, log 10 10 बेस और आर्गुमेंट इक्वल हो जाए वैल्यू 1 हो जाती है। ध्यान आ रहा बेटा, मैंने बोला था कि इन वैल्यूज को याद रखना पहले। 12 इंटू कितना हो गया बेटा, देखें इन वैल्यूज को, ये कितना जा रहा है, मैं एक बार नेक्स्ट टाइम में लिख लूंगा बेटा, पहले माइनस माइनस वालों को ऐड कर लूँ तो 1.3010, ये कितना हो गया, अलग अलग सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। जैसे मान लीजिए 1.3010 को मैं 0.8451 में सब्ट्रैक्ट करता तो कितना आ जाता 9, एक को इधर रहेगा 0, 10 में से 5 5, यहाँ बेटा 9 आ जाता, 9 में से 4 कितना हो गया 5, ये 2 आ जाता है, इधर आके 12, 12 में से 4, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.4559, वो भी नेगेटिव वाला बेटा, ध्यान रखें नेगेटिव वाला प्लस 1। तो देखते हैं बेटा इसकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितनी आ रही है ना, वही यहाँ मैं कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ 0.4559, 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा कुछ आ रहा है -5.4708 प्लस ये आ गया। तो बेटा अगर ये आ गया हमारे पास तो देखिए इसको -5 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -6, और बेटा प्लस 1 तो कितना हो गया -5। तो आंसर बेटा नेगेटिव में तो नहीं आ सकता ना, हम क्या वैल्यू निकालने जा रहे थे, हम बेटा निकालने जा रहे थे नंबर ऑफ सिफर, और बेटा क्या वैल्यू आ गई -5। बेटा -5 थोड़े हो सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस, काउंटिंग है ना ये तो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ डिजिट्स नेगेटिव में आ जाए फॉर्मूला से लगाने का, फॉर्मूला यही लगना है तो ऊपर से मोड लगा दें, ऊपर से मोड लगा दें बेटा, मतलब इस फॉर्मूला के ऊपर से मोड लगा दें। ये आंसर हो गया 5। तो इसमें जो है बेटा हमारे पास
पास नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ सिफर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने हो गए? 5 हुए। कोई दिक्कत होगी? ये आंसर आ गया। आगे चलो, इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है बेटा। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट, बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट। तो देखिए बेटा, अच्छा नंबर क्या दिया मैंने? इन 3 की पावर -50, ठीक है बेटा। तो बस मैंने तो एक ही बात बोली है बेटा, नंबर ऑफ जीरो मांगे या फिर नंबर ऑफ डिजिट मांगे, किसी में एक ही फॉर्मूला है भैया, नंबर ऑफ सिफर बोलो या जीरो बोलो एक ही बात है, इक्वल टू लॉग लेंगे भैया बेस 10 वाला, ऊपर से ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे और +1 कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू -50 इंटू लॉग बेस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, तो -50 इंटू 0.4771। बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग अलग है, कितना हो जाएगा ये? 4.771 एंड 5, तो 5 ऐसा कुछ हो रहा है, 23.855 -23.855 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, तो बेटा -24 हो गया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो +1 इक्वल टू -23। बेटा नेगेटिव नहीं हो सकता ना कभी भी, नंबर ऑफ सिफर्स काउंटिंग है ना वो, तो क्या करेंगे ऊपर से बेटा मोड लगा देंगे, ऊपर से मोड लगा देंगे, तो कितनी वैल्यू हो गई? 23 आंसर हो गया, नंबर ऑफ सिफर्स इक्वल टू 23। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो आपको समझ में आ रहा है बेटा, किसी बड़ा नंबर देके नंबर ऑफ डिजिट मांगे, छोटा नंबर देके नंबर ऑफ सिफर मांगे, कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। और किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक दे करके, किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक दे करके वो बेटा क्या मांगे, उसमें नंबर्स मांगे कि कितने पॉजिटिव इंटीजर इस बात को सेटिस्फाई करेंगे, ऐसा कुछ मांगे तो वो भी हम बता सकते हैं। और सीधे सीधे अगर कैरेक्टरिस्टिक मांग रहे तो भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के उसकी वैल्यू दे देंगे, वही तो कैरेक्टरिस्टिक है। तो बेटा आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास स्पेशल डीपीपी 3, 4 और 5, जो स्पेशल डीपीपीज हैं बेटा, लॉगरिथम का मॉड्यूल आपको मिल गया होगा, उसमें स्पेशल डीपीपीज 3, 4, 5, इनमें जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग जो है बेटा वो ट्राई करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है इसमें? मैं काम करता हूँ ना बेटा, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इसमें इससे रिलेटेड है, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है हमारे पास, वो मैं देख लेता हूँ। इसमें बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना कौन कौन से क्वेश्चन अभी आप कर सकते हैं। तो स्पेशल डीपीपी 5 में आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, बहुत स्टार मार्क कर लेना बेटा 4, 5, 6 पे। आपसे ना हो पाए तो भी टेंशन मत लेना। हाँ बेटा, एक लाइव क्लास आपको शेड्यूल में दिख रही होगी सैटरडे, मैं उनमें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। बीच में आपको डाउट पूछने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो पूछना है ना बेटा, क्वेश्चंस में उसमें डिस्कस करूंगा ये सारे, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पाए तो थोड़ा सा वेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9,
बेटा ये तो होगा इसमें, है ना। अच्छा, और मैं एक्सरसाइज 4 में बता देता हूँ आपको, स्पेशल डीपीपी 4 में। स्पेशल डीपीपी 4 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, बस बेटा ये 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है ना। तो आप इतने क्वेश्चन जो है आप बेटा आज ट्राई करें। ये क्वेश्चन नंबर 3, 5 स्पेशल डीपीपी 4 का, स्पेशल डीपीपी 5 का 1, 4, 5, 6, 8 एंड 9। बेटा ये 6 क्वेश्चन यहाँ है और बेटा 2 क्वेश्चन यहाँ है, 8 क्वेश्चन आप ट्राई करें। और बेटा जो आपको वो नंबर दिया गया है ना, वो उसका जिनको आप सेंड करते हैं अपनी अटेंडेंस, तो उसी नंबर पर इनके सॉल्यूशन भेज दें। अगर आप 2 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दीजिए। अगर आप एक भी क्वेश्चन इसमें से कर पाए तो आप एक का ही भेज देना बेटा, ठीक है। अगर आप एक भी ना कर पाए तो आप अटेंडेंस लिख के ऊपर नाम वगैरह लिख के पेज पे और क्वेश्चन नंबर ये डाल के लिख देना कि नोट सॉल्व, नोट सॉल्व, नोट सॉल्व, ये लिखकर ही भेज देना बेटा। अटेंडेंस आपको तभी मिलेगी, ठीक है बेटा। इस बात का आप ध्यान रखना। कोई दिक्कत है? और बेटा कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना। ये सभी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि तुम लल्लू से लेवल के इसमें क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल में है। अगर नहीं हो पाए तो टेंशन मत लेना, हम लोग सिखाएंगे आपको, सही है। डरने की जरूरत नहीं है। शुरू के 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन मॉड्यूल के अच्छे से बड़े बड़े बच्चों से नहीं हो पाते हैं बेटा, जो बहुत अच्छे लेवल पे पढ़े हुए होते हैं, ठीक है। तो बेटा शुरू में समझने की जरूरत है, जितने भी डाउट आए आप पूछते जाना, सही है। मैं नेक्स्ट जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।